10 साल की उम्र में मेरे पापा की अचानक मौत हो गई, लेकिन असली झटका तब लगा जब लॉयर ने मुझसे पूछा, तुम अपनी माँ के साथ जाओगे या तुम्हारे पिता के छोड़े हुए 2 अरब रुपए लोगे। पिछले जन्म में मैं रो रो कर माँ के पीछे भागा था। मुझे लगा था वो मेरे बिना जी नहीं पाएंगी, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने पापा का कॉम्पेंसेशन मनी उठाया और 3 महीने के अंदर ही पड़ोस वाले झाओ अंकल से शादी कर ली। हाँ, वही अंकल जो हर वक्त तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा वाला डायलॉग मारते थे। पापा की चिता की राख भी पूरी ठंडी नहीं हुई थी और वो आदमी हमारे घर में शिफ्ट हो गया। पापा के बेड पर सोने लगा और मैं उनकी नजर में अनवांटेड एक्स्ट्रा लगेज बन गया। पूरी जिंदगी ऐसा ट्रीट किया गया जैसे फ्लिपकार्ट से गलती से एक्स्ट्रा पार्सल आ गया हो। झाओ कैंग का एक बेटा था, मुझसे 2 साल बड़ा। वो मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं उसकी जिंदगी का बफरिंग इशू हूँ। माँ उसे खुश करने के लिए मुझ पर हर रोज चिल्लाती, मारती, ताने देती। पापा के छोड़े हुए पैसे उन लोगों के लिए एटीएम मशीन बन गए। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, घूमना फिरना, लड़की पटाना, सब उसी पैसे से। और मेरी स्कूल फीस तक भरने के लिए पैसे नहीं थे। कचरा बीन कर फीस जमा करता था। आखिरकार हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया। फिर मुझे घर से निकाल दिया गया। बहाना क्या था, लड़के जल्दी इंडिपेंडेंट बनते हैं। उसके बाद मैंने पूरे 10 साल कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी की, ईंटें ढोई, लोहे उठाए, धूप में जला और आखिर एक दिन ओवरवर्क की वजह से सीधा जलते हुए स्टील रॉड्स पर गिर पड़ा। उम्र सिर्फ 28 साल। मरते वक्त मुझे बस एक ही बात समझ आई, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। किस्मत ने मुझे फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी, आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे डेली सोप का क्लाइमैक्स चल रहा हो। लाओ निंग, तुम हमें छोड़कर कैसे चले गए? मैं और मेरा बेटा अब कैसे जिएंगे? वो रोते रोते लगभग जमीन पर गिर गई। लोग उसे पकड़कर संभाल रहे थे। पिछले जन्म में मैं उसकी एक्टिंग देखकर पिघल गया था। मुझे सच में लगा था कि वो टूट चुकी है, इसलिए मैं भागकर उससे लिपट गया था और बोला था, मम्मी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और फिर वही जिंदगी मिली जो नरक से भी बदतर थी। लेकिन इस बार मैं सिर्फ उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। तभी पापा के सबसे अच्छे दोस्त और लॉयर झो अंकल आगे आए। उन्होंने भारी आवाज में कहा, ये निंग भाई की विल है। उन्होंने ब्रीफकेस से एक डॉक्यूमेंट निकाला। उन्होंने पहले ही सारी चीजें अरेंज कर दी थी। उनकी कुल संपत्ति लगभग 2 अरब है। अब 2 ऑप्शंस हैं। पहला, अगर शाओ ये अपनी माँ के साथ रहता है तो पूरी रकम उसके नाम पर गार्डियन फंड की तरह लीलान संभालेगी जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। इतना सुनते ही लीलान की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में अचानक ऐसी चमक आई जैसे किसी ने लॉटरी टिकट पकड़ाया हो। दूसरा ऑप्शन, अगर शाओ ये अपनी माँ के साथ नहीं रहता तो पूरी रकम ट्रस्ट फंड में चली जाएगी। मैं पर्सनली उसे मैनेज करूंगा और ली लान को उस पैसे का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। ली लान का चेहरा इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। फिर अगले ही पल वो फिर से ड्रामा मोड में चली गई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। वकील साहब, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो मेरा बेटा है, मेरी जान है वो। बाहर से वो रो रही थी, लेकिन कान के पास धीरे से फुसफुसाई, अगर उल्टा सीधा बोला ना, जान से मार दूंगी। तेरे पैसे मेरे पैसे हैं, समझा? पिछले जन्म में मैं डर गया था, लेकिन अब मुझे बस घिन आ रही थी। मैंने धीरे धीरे खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया। फिर सीधे झो अंकल की तरफ देखकर साफ आवाज में कहा, मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ, मुझे पैसे चाहिए। पूरा फ्यूनरल हॉल शॉक में जम गया। ऐसी खामोशी छाई कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। लीलान की एक्सप्रेशन सीधे ग्रीफ से हॉरर में बदल गई। तूने क्या कहा? मैंने बिना पलक झपकाए दोबारा कहा, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, मुझे 2 अरब चाहिए। तू पागल हो गया है? मैं तेरी माँ हूँ। वो पूरी तरह हिस्टेरिकल हो गई, सीधे मेरे ऊपर झपटी और मुझे थप्पड़ मारने वाली थी। लेकिन तभी झो अंकल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनका चेहरा गुस्से से भरा था। लीलान, ये निंग भाई का फ्यूनरल है और ये बच्चे का अपना फैसला है। उसे क्या समझ है? जरूर आपने भड़काया है। झो अंकल ने उसका हाथ झटक दिया। ये लीगली वैलिड विल है और अब से आप इसकी गार्डियन नहीं रही। ये सुनते ही लीलान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी, ऐसी नफरत जैसे मैं उसका बेटा नहीं, दुश्मन हूँ। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। जिस पल मैंने वो फैसला लिया, उसी पल हमारा माँ बेटे का रिश्ता खत्म हो चुका था। अब सिर्फ हिसाब बाकी था। मैं झो अंकल के पास गया और धीरे से पूछा, क्या पापा पहले से सब जानते थे? झो अंकल कुछ सेकंड चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, तुम्हारे पापा बहुत समझदार इंसान थे और वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। मेरी आंखें लाल हो गईं। हाँ, इतने समझदार आदमी को कैसे नहीं पता होगा कि उसकी पत्नी कैसी है? उन्होंने सब समझ लिया था, लेकिन मुझे एक पूरा परिवार देने के लिए सब सहते रहे। और जब उन्हें पता चला कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, तब उन्होंने मेरे लिए आखिरी सुरक्षा छोड़ दी। पिछले जन्म में मैंने खुद अपने हाथों से वो प्यार बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला था। आखिरकार ली लान को रिश्तेदार खींचकर बाहर ले गए। जाते वक्त उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे मौका मिले तो वहीं गला दबा दे। मैंने भी मन में चुपचाप नोट बना लिया, गेम ऑन। उसके बाद झो अंकल मेरे नए गार्डियन बन गए। उन्होंने पापा का फ्यूनरल पूरा कराया और फिर मुझे अपने घर ले गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे एक लंबी इन्वेस्टमेंट लिस्ट दिखाई। ये सब तुम्हारे पापा के चुने हुए ब्लू चिप स्टॉक्स हैं,
सेफ हैं, स्टेबल हैं। लेकिन मैंने सीधे आखिरी पेज पलटा और कुछ नामों पर उंगली रख दी। बाकी सब बेच दीजिए, पूरा पैसा इन कंपनीज में डाल दीजिए। झो अंकल ने नाम पढ़े और भौहें सिकोड़ ली। पेंगुइन, अलीबाबा, ये कैसी कंपनीज हैं? कभी नाम भी नहीं सुना। मैं शांत आवाज में बोला, झो अंकल, आपको मेरे पापा पर भरोसा था? बिल्कुल, तो इस बार मुझ पर भी कर लीजिए। मान लीजिए, पापा ने सपने में बताया। हाँ, रीजन थोड़ा फिल्मी था, लेकिन मैं असली बात बता भी नहीं सकता था। झो अंकल काफी देर तक मेरी आंखों में देखते रहे। शायद उन्हें भी लग गया था कि मैं किसी आम 10 साल के बच्चे जैसा नहीं हूँ। आखिर उन्होंने सिर हिला दिया। उन्हें क्या पता था, जिन कंपनीज पर मैंने उंगली रखी थी वही अगले 10 साल में दुनिया हिला देंगी और मैं उनके पीछे छिपा सबसे रहस्यमयी शेयर होल्डर बन जाऊंगा। उस दिन के बाद मैंने अपनी नई जिंदगी का एक ही लक्ष्य रखा, इस जन्म में आराम से जीना है। पिछले जन्म में मजदूरी करके मर चुका था, अब लग्जरी मोड ऑन था। मैंने सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया, पढ़ाई के लिए नहीं, बस वहाँ का एनवायरनमेंट और खाना शानदार था। जिम ज्वाइन किया, बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने के लिए नहीं, बस फ्यूचर में सिक्स पैक और गुड लुक्स चाहिए थे। चाइनीज, सिचुआन, कैंटोनीज, इंडियन, हर तरह की कुकिंग सीखनी शुरू कर दी। खाना खाने का शौक था भाई, मास्टर शेफ बनने का नहीं। वाइन बनाना सीखा, टी टेस्टिंग सीखी, लग्जरी लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करना शुरू कर दिया। बाकी सारे काम सीधे झो अंकल और प्रोफेशनल टीम पर डंप कर दिए। बाद में उन्होंने वॉल स्ट्रीट से लौटे एक टॉप लेवल मैनेजर को हायर किया। नाम था ओल्ड वू। मैंने उससे सिर्फ एक बात कही, छोटी मोटी बातों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो खुद करो और जो नहीं कर सकते उसे बैंकरप्ट होने दो। ओल्ड वू मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी राजा का निकम्मा बेटा सामने बैठा हो, लेकिन फिर भी उसने पूरी ईमानदारी से मेरा आदेश मान लिया। और इस तरह मेरी जिंदगी ऑफिशियली शुरू हुई, एक ऐसे हिडन बिलियनेयर की जिंदगी जिसका सबसे बड़ा टैलेंट था आराम से जीना। बॉस, पेंगुइन कंपनी के शेयर्स फिर 3 गुना बढ़ गए। हमने इस बार सीधे 5 अरब कमा लिए। अच्छा, मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया, जरा डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी बुद्धा जम्प्स ओवर द वॉल की रेसिपी परफेक्ट कर रहा हूँ। कुछ देर बाद फिर फोन आया, बॉस, अलीबाबा जल्द ही लिस्टिंग करने वाली है, हमारे ओरिजिनल शेयर्स की वैल्यू शायद हजारों करोड़ पार कर जाएगी। अच्छा, मैंने सामने रखी शराब सूंघते हुए कहा, पहले ये बताओ मेरी नई ब्रूड येलो वाइन कैसी बनी है। फिर एक दिन, बॉस, आपने जो जमीन कैजुअली खरीद ली थी, सरकार उसे नए सीबीडी जोन में बदलने वाली है, उसकी कीमत 100 गुना बढ़ गई। धीरे धीरे ओल्ड वो मेरी लेड बैक लाइफस्टाइल का आदी हो गया, यहाँ तक कि अब वो खुद ही छोटे मोटे सिर्फ कुछ अरब वाले डील्स फिल्टर कर देता था। और मैं तो आराम की जिंदगी में और डीप उतरता जा रहा था। मेरे नाम की दौलत स्नोबॉल की तरह बढ़ती जा रही थी। लेकिन ऑनेस्टली अब नंबर्स देखकर एक्साइटमेंट ही खत्म हो चुकी थी। मुझे सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट था, कैसे और ज्यादा आराम से जिया जाए। धीरे धीरे मैं टॉप रिच सर्कल्स में एक मिस्टीरियस लेजेंड बन गया। सब लोग सिर्फ इतना जानते थे, एक मिस्टर निंग है जिसकी दौलत किसी छोटे देश से कम नहीं। लेकिन आदमी खुद पोकेमॉन की रेयर शाइनी वर्जन की तरह गायब रहता है। कोई नहीं जानता था मैं कैसा दिखता हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। और फिर 18 साल की उम्र में एक औरत मेरी शांत जिंदगी में तूफान बनकर दाखिल हुई। उसका नाम था श्याओ वानछिंग, मेरी एक्स फियांसे। हमारी एंगेजमेंट हमारे दादाओं ने बचपन में तय की थी, प्योर ओल्ड स्कूल बचपन का रिश्ता टाइप सेटअप। लेकिन पापा की मौत के बाद हमारा परिवार नीचे गिर गया, तो नेचुरली उस शादी की बात भी ठंडी पड़ गई। लेकिन किसे पता था पापा की छोड़ी हुई इनहेरिटेंस अगले 10 साल में एक विशाल बिजनेस एम्पायर बन जाएगी। मैंने हमेशा लो प्रोफाइल रखा, लेकिन निंग फैमिली की वापसी आखिरकार शाओ फैमिली की नजर में आ ही गई। इसलिए मेरे 18वें बर्थडे पर शाओ फैमिली के ग्रैंडफादर खुद अपनी प्यारी ग्रैंड डॉटर को लेकर हमारे घर आए। ऑफिशियल रीजन, पुरानी एंगेजमेंट फुलफिल करने आए हैं। अनऑफिशियल रीजन, इतना बड़ा हिडन बिलियनेयर हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मैंने पहली बार श्याओ वानछिंग को झो अंकल के लिविंग रूम में देखा। सफेद एलिगेंट सूट, बाल परफेक्टली पीछे बंधे हुए, हल्का मेकअप, फेस इतना शार्प कि आइस स्कल्पचर लगे। सुंदर बहुत, लेकिन उसके आसपास ऐसी कोल्ड ऑरा थी कि एसी भी इनसिक्योरिटी में चला जाए। वो टिपिकल बिजनेस क्वीन टाइप लड़की थी, बचपन से फैमिली एयर की तरह ट्रेन हुई। कॉम, स्मार्ट, रूथलेस। सुना था 20 साल की उम्र में डबल PhD खत्म कर ली, 22 में फैमिली बिजनेस संभाल लिया और बड़े बड़े बिजनेस शार्क्स भी उससे डरते थे। उसकी दुनिया में इमोशंस का वैल्यू उतना ही था जितना इंडियन पेरेंट्स के लिए गेमिंग करियर का। वो सामने बैठी और मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। तुम निंग यी हो? उसकी नजरों में साफ जजमेंट था। मैं अभी जिम से लौटा था, लूज स्पोर्ट्स वेयर पहना हुआ था, बालों में हल्का पसीना। मैंने आराम से सोफे पर फैलते हुए एक एप्पल उठाया। बस इतना कहा। मेरा लेजी एटीट्यूड देखकर उसकी आईब्राउज हल्की सिकुड़ गईं। सुना है तुमने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी? हाँ। क्यों? बहुत मेहनत लगती है। वो कुछ सेकंड मुझे देखती रही। तो अब क्या करते हो? जिम, कुकिंग, वाइन ब्रूइंग और रिसर्च की। और आराम से कैसे लेटा जाए? मैंने पूरी ऑनेस्टी से जवाब दिया। उसके होठों पर हल्की सार्कास्टिक स्माइल आ गई। तो बेसिकली तुम एक यूजलेस रिच ब्रैट हो? मैंने कंधे उचका दिए। ऐसा भी कह सकते हो। उसने कोल्ड लाफ छोड़ी। ठीक है, सीधी बात करते हैं। ये एंगेजमेंट हमारे ग्रैंडफादर्स का मजाक था,
इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। मेरा हस्बैंड ऐसा आदमी होना चाहिए जो मेरे बराबर खड़ा हो सके, कोई ऐसा नहीं जो सिर्फ खाए पिए और जिंदगी बर्बाद करे। मैंने एप्पल खाते हुए पूछा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद जाकर मेरे ग्रैंडफादर से ये रिश्ता खत्म करने की बात करो। उसका टोन ऐसा था जैसे सीईओ एम्प्लॉई को फायरिंग नोटिस दे रही हो। कॉम्पनसेशन के तौर पर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ या हमारी कंपनी में इजी पोजीशन दिलवा सकती हूँ। मैं ऑलमोस्ट एप्पल उगल देता। मुझे पैसे देगी, जॉब देगी? उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसका प्राउड शाओ ग्रुप मेरी टोटल एसेट्स के सामने पॉकेट चेंज भी नहीं था। लेकिन ऑनेस्टली मुझे मजा आ रहा था। पिछले जन्म में मैं उसे दूर से देखने लायक भी नहीं था और इस जन्म में वो खुद मेरे सामने बैठी थी और मुझे पिटी पैकेज ऑफर कर रही थी। मैंने हाथ पोंछे और मुस्कुराया। ठीक है। वो थोड़ा चौंकी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। तो तुम्हें क्या चाहिए? उसने फिर वही आइसबर्ग एक्सप्रेशन पहन लिया। मैं धीरे धीरे उठकर उसके पास गया, फिर झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जॉब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम खुद जाकर अपने दादाजी से कहो कि तुम निंग यी के लायक नहीं हो। उसकी प्यूपल्स इंस्टेंटली सिकुड़ गईं। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे ऐसा बोला था। वो तुरंत पीछे हट गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। मैं आराम से वापस सोफे पर बैठ गया। लिमिट्स? सेल्फ रिस्पेक्ट कोई गिफ्ट नहीं होता मिस शाओ, खुद कमाना पड़ता है। वो मुझे घूरती रही। तुम जैसे आदमी को छोड़कर आखिर आता क्या है? पूरा दिन कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों और पैरासाइट्स में फर्क ही क्या है? मैं हंस पड़ा। फर्क ये है कि मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ। कम से कम किसी रोबोट की तरह नहीं जी रहा जो हंसने से पहले भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करे। मेरी बात सीधे उसके वीक पॉइंट पर लगी। उसका चेहरा हल्का सफेद पड़ गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं। हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। ये एंगेजमेंट मैं खुद खत्म करवाऊंगी। आज के बाद हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। ये कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। उसकी बैग देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई घायल व्हाइट स्वॉन अपनी आखिरी डिग्निटी बचाकर जा रही हो। तभी झो अंकल स्टडी रूम से बाहर आए। चेहरे पर चिंता साफ थी। शाओ यी, क्या तुमने थोड़ा ज्यादा नहीं बोल दिया? शाओ फैमिली की इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी है, मैंने हंसते हुए कहा। रिलैक्स जो अंकल, रिश्ता उसने तोड़ा है, मैंने नहीं। वैसे भी जो इंसान अपनी शादी का फैसला खुद नहीं ले सकता वो जिंदगी में कितना बड़ा जाएगा। मैंने उस दिशा में देखा जहां वो गायब हुई थी। मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। पिछले जन्म में वो आसमान का चांद थी और मैं जमीन का कीड़ा। लेकिन इस जन्म में मुझे वो बस एक ऐसी लड़की लगी जो अपने ही फैमिली केज में फंसी हुई थी। और पता नहीं क्यों मुझे इंतजार होने लगा जब उसे सच पता चलेगा तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा। सोचकर ही मजा आ रहा था। एंगेजमेंट वाला ड्रामा जल्दी खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद शाओ फैमिली ने ऑफिशियली रिश्ता तोड़ने की घोषणा कर दी और मैं तो खुशी खुशी वापस अपनी आराम वाली जिंदगी में लौट गया। ओल्ड वू का फोन रोज आता, बॉस आज फिर आपने इतने करोड़ कमा लिए। मेरी वेल्थ अब इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं खुद कैलकुलेट करने में लेजी हो गया था। लेकिन मेरी लाइफस्टाइल अब भी वही, सस्ते स्पोर्ट्स क्लोथ्स, सिंपल कार, सुबह जिम, शाम वेजिटेबल मार्केट। एक दिन मैं पुराने शहर की गलियों में घूम रहा था, तभी मुझे एक छोटी सी डिजर्ट शॉप दिखी। लग रहा था दुकान कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन एंट्रेंस पर लगे हैंड रिटन वुडन बोर्ड ने मुझे रोक दिया। आज का स्पेशल ओस्मांथस शुगर स्टीम्ड राइस केक। मैं फ्रीज हो गया। ये वही मिठाई थी जो बचपन में पापा मेरे लिए बनाया करते थे। मैंने तुरंत दुकान का दरवाजा खोला। विंड चाइम की हल्की आवाज गूंजी और तभी एक लड़की किचन से बाहर आई। हल्का सायन रंग का चेओंगसैम, कमर तक लंबे बाल, बिना मेकअप का साफ चेहरा। वो किसी स्टनिंग ब्यूटी की तरह अटैक नहीं करती थी, बल्कि साफ पानी की तरह थी, शांत, प्योर, ऐसी कि बस देखकर दिल को सुकून मिले। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। क्या अभी भी वो राइस केक अवेलेबल है? मेरी आवाज हल्की सूखी लग रही थी। लड़की पहले थोड़ा चौंकी, फिर धीरे से मुस्कुराई। उसकी स्माइल बिल्कुल स्प्रिंग ब्रीज जैसी थी। हाँ बिल्कुल, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। उसकी आवाज भी सॉफ्ट थी, इतनी जेंटल कि सुनते ही स्ट्रेस कम हो जाए। मैं विंडो के पास बैठ गया। कुछ देर बाद वो एक छोटी प्लेट लेकर आई। राइस केक्स को प्लम ब्लॉसम शेप में बनाया गया था। ऊपर चमकती ओस्मांथस शुगर, सुगंध ऐसी कि बचपन याद आ जाए। मैंने एक पीस उठाकर मुंह में डाला और उसी पल मेरी आंखें हल्की नम हो गईं। एग्जैक्टली वही टेस्ट, पापा जैसा। दिल के अंदर जैसे कोई गर्माहट फैल गई। लड़की सामने बैठ गई, दोनों हाथों से ठुड्डी टिकाकर एक्साइटेड नजरों से मुझे देखने लगी। कैसा है? मैंने धीरे से कहा। मेरे पापा बिल्कुल ऐसा ही बनाते थे। उसकी आंखें चमक उठीं। सच में? ये रेसिपी मेरी दादी ने दी थी। वो कहती थी अब बहुत कम लोग इसे बनाना जानते हैं। मैं मुस्कुराया। तुम्हारी दादी जरूर अमेजिंग इंसान होंगी। वो हल्के गर्व से सीधी बैठ गई। हाँ, वैसे मेरा नाम शन यूचू है, ये दुकान मेरी है। फिर उसने क्यूरियस होकर पूछा, और आपका? मैंने उसकी तरफ देखा। कई सालों बाद पहली बार मुझे लगा शायद जिंदगी सिर्फ आराम से लेटे रहने के लिए नहीं बनी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरा नाम निंग यी है। हम दोनों ऐसे बातें करने लगे जैसे सालों पुराने दोस्त। तभी मुझे पता चला कि उसका परिवार जनरेशन से ट्रेडिशनल कुकिंग आर्ट से जुड़ा हुआ था। उसके एंसेस्टर्स कभी रॉयल शेफ्स हुआ करते थे। बचपन से ही वो इन पुरानी कलाओं के बीच बड़ी हुई थी। दूसरे लोगों की तरह उसे कॉर्पोरेट लाइफ पसंद नहीं थी, ना 9 to 5 जॉब, ना ऑफिस पॉलिटिक्स,
ना सर, मेल चेक कर लीजिए वाली जिंदगी। इसलिए उसने खुद ये छोटी सी डिजर्ट शॉप खोली थी। बस एक ही सपना था, इन खूबसूरत ट्रेडिशनल फ्लेवर्स को खत्म होने से बचाना। और सबसे शॉकिंग बात, उसकी सोच मेरी सोच से डेंजरसली मैच करती थी। हम दोनों स्लो लाइफ पसंद करते थे, हम दोनों को ट्रेडिशनल कल्चर से ऑलमोस्ट जिद वाली मोहब्बत थी। उस दोपहर मैं उसी छोटी सी दुकान में बैठा उससे घंटों बातें करता रहा। खिड़की से आती धूप उसके ऊपर पड़ रही थी, उसके चारों तरफ हल्का गोल्डन ग्लो बन गया था। मैं उसकी चमकती आंखों को देख रहा था, उसकी बात करते वक्त अचानक निकल जाने वाली छोटी छोटी स्माइल्स को। और पता नहीं क्यों दिल के अंदर कोई खाली जगह धीरे धीरे भरती जा रही थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ, रीबर्थ के बाद जो दिल बूढ़ा और पत्थर जैसा हो गया था वो फिर से नरम होने लगा है। उस दिन के बाद शेन यूचू की डिजर्ट शॉप मेरा नया बेस बन गई। मैं रोज वहां जाने लगा बिना फेल हुए, कभी उसकी नई डिजर्ट ट्राई करने, कभी उसके हाथ की टी पीने, लेकिन ज्यादातर मैं बस चुपचाप बैठकर उसे काम करते हुए देखता रहता। दुकान में वो अकेली थी, इंग्रेडिएंट्स तैयार करना, डिजर्ट बनाना, कस्टमर्स हैंडल करना, क्लीनिंग करना, सब कुछ वो खुद करती थी। लेकिन मजे की बात, उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा वही सैटिस्फाइड स्माइल रहती थी। धीरे धीरे मैंने उसकी मदद करनी शुरू की। पहले बर्तन धोए, फिर वेजिटेबल्स काटे, फिर इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने लगा, और आखिरकार उसने मुझे अपने किचन में आने की परमिशन भी दे दी। उसका किचन छोटा था, लेकिन इतना क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड कि इंडियन मॉम्स भी इमोशनल हो जाएं। हर चीज अपनी जगह पर परफेक्टली रखी हुई। वो जब डिजर्ट बनाती थी तो सच में किसी आर्टिस्ट जैसी लगती थी। उसकी पतली उंगलियां कैसे साधारण इंग्रेडिएंट्स को 8 पीस में बदल देती थी। उसे देखना अपने आप में थेरेपी था। एक दिन मैं उसके लिए भारी फ्लावर बैग उठा रहा था। अभी जिम से आया था, इसलिए सिर्फ टाइट स्लीवलेस वेस्ट पहनी हुई थी। वो पीछे खड़ी मुझे देख रही थी। शायद मेरी मसल्स पर उसकी नजर थोड़ी ज्यादा देर तक रुक गई। फिर अचानक उसके गाल हल्के लाल हो गए। निंगी, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। मैंने बैग नीचे रखा और मजाक में चेस्ट थोड़ा तान दिया। टच करके देखना है? मुझे लगा वो शर्माकर भाग जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसने सच में हाथ बढ़ा दिया। उसकी उंगलियां हल्की ठंडी थीं, उनमें राइस फ्लावर की मीठी खुशबू थी। उसने धीरे से मेरी एबीएस को पोक किया। वाओ, सच में हार्ड है। उसकी आंखें ऐसे गोल हो गईं जैसे किसी बच्चे को पहली बार PS5 दिख गया हो। और मेरी पूरी बॉडी इंस्टेंटली टाइट हो गई। 2 जन्म जी चुका था मैं, लेकिन पहली बार किसी लड़की ने मुझे ऐसे कैजुअली छेड़ा था। मैं हंस भी रहा था और अंदर से मर भी रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ इतना सॉफ्ट था जैसे हड्डियां ही ना हो। मैं थोड़ा झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, और एक्सप्लोर करना है क्या? बस अगले ही सेकंड उसका चेहरा टोमेटो बन गया। वो झटके से हाथ छुड़ाकर भाग गई, सीधे किचन से बाहर। मैं पीछे खड़ा उसकी भागती हुई बैग देखकर हंस पड़ा। ये लड़की बहुत खतरनाक तरीके से क्यूट है। धीरे धीरे हमारा रिश्ता और क्लोज होने लगा। हमारे पास एंडलेस टॉपिक्स थे, फूड, वाइन, ट्रेडिशनल म्यूजिक, कुंकू ओपेरा, एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स। हर दिन मुझे लगता वो कोई हिडन ट्रेजर चेस्ट है। हर बार कुछ नया सरप्राइज निकल आता। वो गुजंग बजा सकती थी, इंक पेंटिंग करती थी, यहाँ तक कि खुद ट्रेडिशनल लिपस्टिक भी बनाती थी। वो सच में किसी एंशिएंट डायनेस्टी से निकली हुई लड़की जैसी थी। उसके आसपास हमेशा एक क्लासिकल एलिगेंस रहती थी, और उसके साथ रहते रहते मुझे लगने लगा दुनिया की स्पीड धीमी हो गई है। सब कुछ शांत, हल्का, सुकून भरा। मेरे अंदर जो बस जिंदगी आराम से काटनी है वाला दिल था, उसमें भी हल्की हलचल शुरू हो गई। अब मैं हर दिन उसे देखने का इंतजार करता। उसकी स्माइल, उसकी बातें, हमारी छोटी छोटी नोक-झोंक, यहाँ तक कि उसके रैंडम छोटे हैबिट्स भी मुझे अच्छे लगने लगे। मैं सोचने लगा, अगर जिंदगी भर ये लड़की साथ रही तो शायद जिंदगी और भी अच्छी हो सकती है। मैंने उसकी दुकान का निकनेम रख दिया, मेरा रॉयल किचन, और उसने मुझे निकनेम दिया, लेटे रहने वाला बड़ा जमींदार। वो कहती, तुम पूरा दिन कुछ नहीं करते, बस यहाँ आकर सबसे टेस्टी डिजर्ट्स खा जाते हो, जैसे रेंट कलेक्ट करने आए हो। हम दोनों जानते थे हमारे बीच सिर्फ एक थिन वॉल बची है, और वो वॉल टूटी एक एक्सीडेंट की। उस दिन एक रिच सेकंड जनरेशन ब्रैड स्पोर्ट्स कार लेकर दुकान पर आया। ऑयल लगे बाल, चीप एटीट्यूड, फेस ऐसा जैसे रील्स देखकर खुद को हीरो समझता हो। जैसे ही उसने शेन यूचू को देखा, सीधे लाइन मारना शुरू, पूरी दुकान बुक कर देता हूँ, आज मेरे साथ चलो। शेन यूचू ने तुरंत मना कर दिया। बस फिर क्या, वो लड़का भड़क गया, दुकान में चीजें तोड़ने लगा, टेबल गिरा दिए, सामान फेंक दिया। उस समय मैं किचन में नया रेसिपी टेस्ट कर रहा था। बाहर शोर सुना तो तुरंत दौड़कर निकला। सामने टूटी हुई दुकान और डरी हुई शेन यूचू का सफेद पड़ा चेहरा देखकर मेरे अंदर का गुस्सा लिटरली फट पड़ा। 2 जन्मों में मैं शायद पहली बार इतना गुस्सा हुआ था। मैं उसके सामने खड़ा हो गया और कोल्ड नजरों से उस रिच ब्रैड को देखने लगा। वो उंगली दिखाकर चिल्लाया, तू कौन है बे? मेरे काम में दखल दे रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस फोन निकाला और ओल्ड वू को कॉल लगाया। एक नंबर ट्रेस करो, 5 मिनट के अंदर इसकी फैमिली कंपनी को बीजिंग से गायब कर दो। पूरा शॉप कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। फिर वो रिच ब्रैड जोर जोर से हंसने लगा। ओ भाई, डरा दिया, क्या मूवी चल रही है यहाँ? 5 मिनट में मेरी फैमिली खत्म कर देगा? तुझे पता है मेरा बाप कौन है? मैं बस उसे देखता रहा, ऐसे जैसे किसी डेड मैन को देख रहा हूँ।
3 मिनट भी नहीं हुए थे, उसका फोन बजा। उसने कैजुअली कॉल उठाया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। क्या? अकाउंट्स फ्रीज हो गए? सारे पार्टनरशिप्स कैंसिल? इम्पॉसिबल। हमने किसे ऑफेंड किया? उसकी आवाज कांपने लगी और फिर धप, वो सीधे घुटनों पर गिर पड़ा। फोन हाथ से छूट गया। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे सामने इंसान नहीं मॉन्स्टर खड़ा हो। मैंने शांत आवाज में पूछा, अब निकलोगे या इनविटेशन कार्ड छपवाऊं? वो बिना कुछ बोले भाग गया, इतनी जल्दी कि अपनी फ्लैशी स्पोर्ट्स कार भी छोड़ गया। दुकान फिर शांत हो गई। शेन यूचू मुझे शौक और एडमिरेशन भरी आंखों से देख रही थी। निंगी, तुम? मैं उसके पास गया। धीरे से उसके चेहरे के आंसू पहुंचे। डरो मत, मैं हूं ना? और उसके रिएक्शन देने से पहले ही मैंने झुककर उसे किस कर लिया। उसके होंठ वैसे ही सॉफ्ट थे जैसा मैंने इमेजिन किया था, हल्की ऑस्मैंथस शुगर जैसी मिठास। पहले वो पूरी फ्रीज हो गई, फिर धीरे धीरे रिलैक्स हुई और ऑकवर्ड तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड करने लगी। वो किस ज्यादा डीप नहीं था, लेकिन मेरे दिल पर डायरेक्ट क्रिटिकल हिट था। काफी देर बाद मैं उससे अलग हुआ। उसका चेहरा इतना लाल था कि लगता था अभी स्टीम निकल जाएगी। वो नजर उठाकर मुझे देख भी नहीं पा रही थी। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में पकड़ा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, शेन यूचू, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसने होंठ काटे। उसकी लंबी आईलैशेस हल्के कांप रही थीं। कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीरे से सिर हिलाया। बस इतना, लेकिन मेरे लिए वो दुनिया का सबसे खूबसूरत जवाब था। मैं इडियट की तरह हंस पड़ा, फिर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उस पल मुझे सच में लगा जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। 2 जन्मों में पहली बार मुझे प्यार समझ आया था, खुशी समझ आई थी। वो मेरे सीने में मुंह छुपाकर धीरे से बोली, तुम अभी बहुत डरावने लग रहे थे। डर गई थी? तुम एक फोन करके किसी कंपनी को बैंकरप्ट कर सकते हो। तुम आखिर हो कौन? मैं उसकी साफ मासूम आंखों को देखता रहा और समझ गया, अब उससे सच छुपाना मुश्किल है। मैंने उसके नाक पर हल्का टैप किया। मैंने पहले भी कहा था, मैं बस एक लेड बैक बड़ा जमींदार हूं, बस जमीन थोड़ी ज्यादा है। फिर मैंने उसे अपनी कहानी का कुछ हिस्सा बताया, रीबर्थ वाली बात छोड़कर। बस इतना कहा, पापा बहुत बड़ी इनहेरिटेंस छोड़ गए थे। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए और थोड़ा पैसा बन गया। वो ब्लिंक करने लगी। थोड़ा पैसा? किस लेवल का थोड़ा पैसा? मैंने सोचा, फिर बोला, तुम्हारी इस डिजर्ट शॉप जैसी दुकानें शायद कई हजार खरीद सकता हूं। वो शौक में सांस खींचकर रह गई, फिर सच में उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी। कुछ देर बाद उसकी आंखें गोल हो गईं। तुम 1000 बिलियन लेवल रिच हो? मैंने सिर हिलाया। वो कुछ देर चुप रही। ऑनेस्टली मैं थोड़ा नर्वस हो गया। मुझे लगा शायद इतनी वेल्थ देखकर वो डिस्टेंस बना लेगी, लेकिन अचानक उसने सीरियस फेस बनाकर मेरी तरफ उंगली दिखाई। निंगी, ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हैं और मेरे पैसे अब भी मेरे ही रहेंगे। मैं कुछ सेकंड ब्लैंक रह गया, फिर इतनी जोर से हंसा कि खुद को रोकना मुश्किल हो गया। मैंने उसे उठाकर हवा में घुमा दिया। ठीक है मैडम, सब आपकी मर्जी। वो चक्कर खाकर मेरी गर्दन पकड़कर हंसने लगी। उसकी हंसी बिल्कुल विंड चाइम जैसी थी और उसी पल मुझे समझ आ गया, मैंने सही इंसान चुना है। मुझे उससे प्यार उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से हुआ था, ना उसकी ब्यूटी की वजह से, ना उसके टैलेंट की वजह से, बस उसकी वजह से। और उसके बाद मेरी लेड बैक जिंदगी ऑफिशियली कलरफुल हो गई। हम साथ में नई डिजर्ट्स बनाते, नई वाइन ब्रू करते और धीरे धीरे मैं उसकी दुनिया में पूरी तरह खोता चला गया। टू गाइज, अगर तुम्हें आज की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस बार 600 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और टारगेट जितना जल्दी पूरा होगा उतना जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। अगर पॉसिबल हो तो हाइप बटन भी दबा देना, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट ही वीडियो को आगे बढ़ाता है।